शराब किंग विजय माल्या का लुका छिपी का खेल हुआ खत्म। लंदन में कानूनी कार्रवाई हो गई है तेज। तेल की टंकी रखिए फुल क्योंकि संडे को पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। खराब विदेशी संकेत से बाजार की आज हुई बुरी हालत, तो टीसीएस के नतीजों ने भी आज करा निराश। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारत के अनुरोध पर माल्या के खिलाफ लंदन में कानूनी कार्रवाई शुरू। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटे। भारत लाने के लिए सीबीआई टीम जाएगी ब्रिटेन। तेल बचाने के लिए अब 8 राज्यों में हर रविवार पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। पेट्रोल पंप मालिकों का ऐलान, पीएम मोदी ने की थी अपील। इस साल सामान्य रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने दिया 96% बारिश का पूर्वानुमान। दूसरे राउंड में अल नीनो का खतरा भी बताया। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने पेश किए कमजोर नतीजे। मार्जिन उम्मीद से कम, मुनाफे में 2.5% की गिरावट, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस रखा बरकरार। खराब विदेशी संकेत से बाजार पर आज रहा दबाव। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट फिसला। ब्रिटेन में 8 जून को हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। ब्रिटिश पीएम ने कहा संसद से चुनाव कराने की सिफारिश करेंगी। और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया भारत को झटका। अस्थायी वर्क वीजा किया बंद। शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिससे आपको फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 14 मई से देश के 8 राज्यों में रविवार को सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कंसोर्शियम ऑफ पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, ये फैसला किन राज्यों में लागू होने वाला है और क्या सभी पेट्रोल पंप एक साथ बंद रहेंगे? जी, ये 8 राज्य जो हैं, जो 8 उनमें कई सारे बड़े राज्य भी शामिल हैं, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा शामिल हैं। इनके जो पेट्रोल पंप हैं वो 14 मई के बाद से हर संडे को बंद रहेंगे। ये फैसला जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है पेट्रोलियम डीलर्स का, उन्होंने फैसला किया है। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी मन की बात में कि ईंधन बचाना चाहिए, तेल बचानी चाहिए, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उनसे पूछा जब ये गया कि क्या जो तेल कंपनियां हैं उनसे आपकी बात हुई है या कितना नुकसान हो सकता है, तो ये कहा गया कि तेल कंपनियों से हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन नुकसान लगभग एक दिन में एक राज्य में 150 करोड़ तक का होता है, लेकिन वो इस नुकसान को झेलने को तैयार हैं, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। और 14 मई के बाद से फिलहाल फैसला किया गया है कि वो जो पेट्रोल पंप है वो नहीं चलाएंगे। आमतौर पर भी उनका कहना है कि आम दिनों के मुकाबले सिर्फ 40% बिजनेस रह जाता है, तो उन्हें नुकसान तो होगा, लेकिन वो उसकी भरपाई कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। जी रोहन, शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन और बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए मुंबई पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शिंदे। शिंदे जी, रविवार को पंप बंद करने का ये फैसला एक नजर में तो लगता है कि खर्चा बचाने की तरकीब है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सभी पेट्रोल पंप एक साथ आप बंद रखेंगे? किसी को जरूरी है, आवश्यक है, तो वो क्या करेगा उस दिन? देखिए, क्या है, आपने जो पहली बात कही वो सही है कि हमें अभी खर्चा करने की मजबूरी जो है वो कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, और दूसरी जगह हमारा जो डीलर मार्जिन, जो कोई भी आप आश्वासन कह लीजिए लिखित हो या मौखिक हो, उसका वो लोग ऑयल कंपनी उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे। और यहाँ तक कि 1 जनवरी को जो बढ़ने वाले हमारे डीलर्स कमीशन वो भी हमें दिया नहीं गया। तो हमने फिर सोचा कि अगर जिस तरह से डीलर्स कमीशन नहीं बढ़ रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हम अपना खर्चा भी कम करें और देश की जो बचत होगी वो भी साथ साथ हो जाएगा। तो इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और आपका जो दूसरा सवाल कि जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनके लिए हमारा स्केलेटन स्टाफ पेट्रोल पंप पे बदस्तूर रहेगा, और कंपनी के जो पंप हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड हर एक शहरों में होते हैं, वो शुरू रहेंगे। तो वैसा उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बाकी कंज्यूमर को जरूर कहूंगा कि आपकी जो परचेजेज है वो प्लान कर लीजिए, कि आप जैसे आप केमिस्ट के पास भी जाते हो कोई अत्यावश्यक दवाई लेने के लिए, तो आप जरूर घड़ी पे देख लेते हो कि भाई इस वक्त केमिस्ट खुला है या नहीं खुला है। तो ये एक प्लानिंग करने की जरूरत है जो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। शिंदे जी, तो आपने एक तरह से क्या कहूं, एक तीर में 2 शिकार किए। आपने अपना विरोध भी जता दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात भी रख ली। बहुत शुक्रिया
हमसे बातचीत करने के लिए। तो 8 राज्यों में पेट्रोल पंप अब हर संडे बंद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या पर लंदन में कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत के अनुरोध पर ब्रिटेन ने एक्शन लिया है और आज माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया, लेकिन चंद घंटों में उनकी जमानत भी हुई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय, माल्या की गिरफ्तारी हुई लेकिन बेल भी उन्हें लगभग 3 घंटे के अंदर दे दी गई। अब आगे इसमें किस तरीके का एक्शन दिखेगा? तो यहाँ लंदन में मंगलवार की सुबह को विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा थाने बुलाया गया और वहां पे उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, जो जमानत करीब $1 बिलियन थी, काफी बड़ी रकम। बेल पर छूटना अपने में कोई विशेष बात नहीं है। इस प्रकार के केसेस में ये रूटीन होता है। केस की सुनवाई कई महीनों, कई साल चल सकती है और इस लंबे दौरान में किसी को हिरासत में नहीं रखा जाता। अगली तिथि जो तय हुई है 17 मई की है, यहाँ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, जहां पर सुनवाई शुरू होगी। ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस भारत की ओर से केस पेश करेगी कि माल्या को वापस भेजा जाए। माल्या की टीम जो है इसका विरोध करेगी। यहाँ मजिस्ट्रेट तय करेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो भी तय हो उसके बाद 2 और कदम बाकी है, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जहाँ अपील हो सकती है। देखने की बात यह है कि इस दौरान माल्या पर कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कि बेल के अनुसार उन्हें इस मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं है और जिस तरीके को उन्हें बुलाया जाएगा वो बेशर्ते पेश हो। अब देखने की बात है कि भारत का केस माल्या के खिलाफ कितना पक्का है और जितना पक्का होगा उसी अनुसार यहाँ पर मामला तय किया जाएगा। भारत में राजनीतिक जो शोर है उसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया संजय इस डिटेल जानकारी के लिए। तो बहुत महंगी पड़ी है विजय माल्या को उनकी ये जमानत, जैसा अब बता रहे थे संजय सूरी। $1,10,00,000 पे वो छूटे हैं। लेकिन क्या माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर AMLT के लीगल पार्टनर हितेश जैन का इधर मानना है कि इस मामले में सरकार को ज्यादा दिक्कतें आगे नहीं आनी चाहिए। जहां तक बैंकों का सवाल है और इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, इस केस में उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो रकम दी थी उनको, वो उनके बैंक अकाउंट में गई, वो कितने समय तक रिपे नहीं की गई, और जो भी उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए वगैरह, और जो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट की थी बैंक अकाउंट की, तो वो जो फॉरेंसिक ऑडिट का जो पूरी बातें हैं, ये सारी एविडेंस रखी जाएगी। और चूंकि ये फाइनेंशियल मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, नाइदर कोई क्रिमिनल रेगुलर IPC मैटर है, तो बिकॉज फाइनेंशियल मामला है, सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए सबूत सारे UK कोर्ट्स के सामने रखने के लिए। इधर राजनीतिक हल्के से भी इस पूरी घटना पर बयानबाजी हो रही। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। 1 मिनट उसे पकड़ा यूनाइटेड किंगडम में और 1 घंटे के अंदर उसे रिहा भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। और विजय माल्या पर तो थोड़ी सी कार्रवाई हुई, परंतु छोटे मोदी, ललित मोदी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि माल्या के खिलाफ भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि माल्या को सारे लोन कांग्रेस कार्यकाल में ही मिले थे। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी भी है, तो हमने उसके तहत यह आग्रह किया है कि उनको भारत में लाया जाए। अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार इस मामले में अपने दायित्वों को लेकर बहुत ही सजग है और मैं उनके बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जिनकी सरकार में उनको इतने बड़े बड़े लोन दिए गए और जिस समय गड़बड़ी हुई, जब वो सवाल उठाते हैं तो कौतूहल होता है।
चलिए अब रुक करते हैं बाजार का। बाजार में आज ऊपरी स्तरों से जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स ऊंचाई से करीब 400 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी ने भी आज ऊंचाई से 100 पॉइंट से ज्यादा गंवा दिए। बाजार में इस भारी उठापटक पर बात कर और ज्यादा जानकारी दे रहे हो, खासतौर पर आज कौन से शेयर एक्शन में रहे, कहां बढ़त रही, कहां पर पैसा गया, ये सब कुछ बता रहे हैं अनिल सिंह भी। कल के स्टार परफॉर्मर रियल एस्टेट शेयर आज दबाव में दिखे। आईबुल, रियल, एचडीआईएल और डीएलएफ ये कल भागने में सबसे आगे थे और आज गिरने में सबसे आगे रहे, तो यानी मुनाफा वसूली तेजी से हावी होती दिखी। और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी और दुनिया भर में मेटल शेयरों में जो गिरावट दिख रही है उसका असर भारतीय बाजारों में भी जेएसडब्ल्यू स्टील, टिस्को और वेदांता पर पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा निफ्टी में कमजोरी दिखी। रिलायंस जो सुबह मजबूत था लेकिन बाद में कमजोर होता हुआ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, जहां पर सीएलएससी की तरफ से डाउनग्रेड आया, और टाटा मोटर्स ग्लोबल मार्केट्स के साथ चलता है, ये गिरते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा कुछ मजबूत शेयर जो वायदा कारोबार में, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए आज बेहद शानदार दिन। हालांकि एक बार की तो 30% तक भागा, फाइनली स्टॉक 17-18% ऊपर जाकर बंद हुआ। आईआरबी इंफ्रा के लिए भी काफी बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन और यूपीएल में जबरदस्त मजबूती दिखी। लेकिन कमजोर कुछ और छोटे सेक्टर्स जो मजबूती के, होटल सेक्टर में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। आज होटल लीला, वॉइस रॉय और साथ ही ताज जीवी के जैसे शेयरों में खरीदारी होती दिखी। कुछ मिड कैप शेयर जो बड़े इंटरेस्टिंग आज प्रदर्शन करते हुए दिखे। रेमंड्स यहां पर 12-13% की बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। और किड फार्मा, ग्रो फाइनेंस जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए शानदार नतीजे रहे, ये तेजी में दिखा। और कॉफी एंटरप्राइजेस भी 6% मजबूती के साथ आज बंद हुआ। ये था बाजार का हाल। अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि बाजार की नजर मौसम पे लगी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल देश में अच्छी बारिश का अनुमान दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में सामान्य से 96% बारिश हो सकती है। हालांकि अगस्त के बाद अल नीनो के प्रभाव होने से मानसून की चाल कमजोर भी पड़ती दिखेगी। इस बार पूरा संभावना है अच्छा बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा हम देखा है 97% का लास्ट ईयर। उसकी परिणाम स्वरूप हमें अच्छा एग्रीकल्चर यील्ड्स मिले हैं, इकोनॉमी भी ग्रो हुआ है। उसी का जो प्रथा जो है वो इस साल भी चलने का पूरा संभावना के साथ मैं ये शुभ समाचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैनेजमेंट में बदलाव के बाद दिग्गज जो आईटी कंपनी टीसीएस ने आज अपने पहले नतीजे पेश किए। नतीजे उम्मीद से कम रहे और कंपनी की आय और मुनाफा दोनों में कमी आई। नतीजों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण दुबे। तो वरुण, किस तरीके से देख रहा है मार्केट इन नतीजों को और कंपनी ने आगे के लिए क्या गाइडेंस दिया है? देखिए, टीसीएस के नतीजे तो हमारे अनुमान से काफी कमजोर है। डॉलर आए महज 1.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली, जबकि हमारा अनुमान था कि 2% से ज्यादा की बढ़त वहां देखने मिलेगी। वहीं कंपनी के मुनाफे में अगर आप देखें तो 2.5% की गिरावट हुई है, जो कि हमारे अनुमान से काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो लगा है यहाँ मार्जिन के फ्रंट पे। हमारा अनुमान था कि कंपनी का जो गाइडेंस है 26 से 28% का, उसके लोअर लेवल पे यानी कि 26% के मार्जिन कंपनी क्लॉक करेगी, लेकिन मार्जिन में काफी ज्यादा गिरावट हुई है और 25.7% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए हैं, जो कि हमारे अनुमान से काफी कमजोर है। प्रेशर कहां से आया? तो उसमें सबसे आगे कंपनी का जो सबसे डिपेंडेबल और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बीएफएसआई, वहां कहीं ना कहीं मार पड़ी है। बीएफएसआई सेगमेंट के रेवेन्यूज में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। वहीं कंपनी का जो रिटेल और कंज्यूमर का कारोबार है वहां तो 3% के आसपास की गिरावट हुई है और वहां तो मार्जिन में भी कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। और इन दो सेगमेंट्स के कारण कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री FY18 को लेके वो काफी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि आगे बीएफएसआई सेगमेंट में एक टर्न अराउंड देखने मिलेगा। डेलीजेंटा और जापान में भी बेहतर ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने अपने जो मार्जिन गाइडेंस था 26 से 28%, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। यानी कि रिजल्ट कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो कुछ हद तक पॉजिटिव है। शुक्रिया वरुण डिटेल्स के लिए। और यहां पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ब्रिटेन में क्यों हुआ अचानक चुनाव का ऐलान, देखिए आज। ईवीएम पर चल रहे विवाद के बीच सरकार वोटिंग के बाद पर्ची देने वाली मशीन वीवीपैट पर अहम फैसला ले सकती है। कैबिनेट की कल होने वाली बैठक में वीवीपैट मशीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पूरी डिटेल्स के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या है डिटेल्स, कल क्या खबर आ सकती है कैबिनेट से?
जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट कल एक अहम फैसला लेते हुए वीवीपैट मशीन खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे सकती है। चुनाव आयोग ने सरकार से मांग की थी कि उन्हें वीवीपैट मशीन खरीदने की मंजूरी दी जाए और इसके लिए 3,174 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेजा था कि इतने पैसे खर्च आएंगे और इस पैसे को खर्च करने की मंजूरी उन्हें दी जाए। अब माना जा रहा है कि कैबिनेट कल महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में अलग अलग चरणों में चुनाव आयोग ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल करेगी। वीवीपैट मशीन जो है एक खास मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही चुनाव के दौरान वोटिंग ईवीएम पे कोई बटन दबाएंगे तो जिस पार्टी के लिए बटन दबाएंगे उस पार्टी के नाम की पर्ची आपके सामने निकली हुई दिखेगी। 7 सेकंड तक पर्ची आपको दिखेगी, फिर वो पर्ची एक बक्से में चली जाएगी और ताकि आप सत्यापित कर सकें कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया है वही पार्टी के नाम से पर्ची निकली है। तो पिछले कई दिनों से ईवीएम को लेकर जो लगातार विवाद उठ रहा था, इस विवाद को शांत करने की तरफ सरकार की एक ठोस कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी लक्ष्मण, एक और खबर है उस पर भी आपसे बातचीत कर लेते हैं और खबर यह है कि स्विस बैंक और पनामा मामले में एक्शन लेना मुश्किल है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कहा है कि स्विस बैंक खाते से जुड़ी जानकारी को सत्यापित किए बिना कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बार फिर बात करते लक्ष्मण से। लक्ष्मण, पनामा पेपर्स में अब कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों कह रहा है ट्राइब्यूनल? ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसला देते हुए ये कहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी जांच के दौरान किसी भी शख्स से टैक्स की वसूली तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इनकम टैक्स के अधिकारी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हो कि उसने टैक्स की चोरी की है। जिस दस्तावेज के आधार पर इनकम टैक्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं या फिर टैक्स की मांग कर रहे हैं, वो दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए या फिर सत्यापित होना चाहिए। दरअसल पूरा मामला एक खास मामले में निकलकर सामने आया। वो मामला ये था कि इनकम टैक्स के अधिकारी ने एक शख्स से ये कहा कि आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है क्योंकि आपने स्विस बैंक में खाता खोलकर वहां पे पैसे जमा कराए और उन पैसे पर आपने कोई भी टैक्स नहीं चुकाया। जब ये मामला ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ये पता चला कि इनकम टैक्स के अधिकारी जिस दस्तावेज के आधार पर ये टैक्स की देनदारी की बात कर रहे हैं वो दस्तावेज सत्यापित है ही नहीं। उस दस्तावेज पर न तो स्विस बैंक का कोई मुहर है, न तो स्विस बैंक के अधिकारी का दस्तखत है। वो चूंकि गैर सत्यापित दस्तावेज है तो ट्रिब्यूनल का कहना था कि गैर सत्यापित दस्तावेज के आधार पर आप इस बात की मांग कर ही नहीं सकते। सत्यापित दस्तावेज लाना आपकी जिम्मेदारी बनती है और साथ ही साथ गैर सत्यापित दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आप सामने वाले शख्स को या आरोपी को यह नहीं कह सकते कि इसको सत्यापित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब इस फैसले का दोहरा असर है। पहला असर यह है कि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ जांच की जा रही थी जिन लोगों के नाम स्विस बैंक से जुड़े हुए सामने आए थे गैर सत्यापित दस्तावेज के जरिए। और दूसरा, ऐसे एक मामला सामने आया था पनामा पेपर लीक में। वहां भी असत्यापित दस्तावेज काफी ज्यादा बाजार में आए थे और उन जिन जिन लोगों के नाम उन दस्तावेज में है उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब इन तमाम जांच में इनकम टैक्स के अधिकारी को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और जांच को अंतिम सिरे तक पहुंचाने से पहले उस दस्तावेज का सत्यापन करना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। यानी इनकी जांच की राहें और ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन में 8 जून को मध्यावधि चुनाव होंगे। इस ऐलान के साथ आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सबको चौंका दिया। मध्यावधि चुनाव का ऐलान करते हुए टेरेसा ने कहा कि इस नाजुक मोड़ पर देश में एकमत जरूरी है और चुनाव ही इसका एकमात्र समाधान है। Since I became Prime Minister, I have said that there should be no election until 2020. But now I have concluded that the only way to guarantee certainty and stability for the years ahead is to hold this election and seek your support for the decisions I must take. And so tomorrow I will move a motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June. तो ब्रिटेन में अचानक हुए चुनाव के ऐलान को लेकर क्या माहौल है, इस बारे में लंदन से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। एक और ध्यान विजय माल्या पर रहा है, लेकिन दूसरी ओर मुल्क का यहाँ पर ध्यान आम चुनाव पर है जो कि प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने जून में बुलाए हैं। ये कदम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इस समय जबकि ब्रिटेन ब्रेक्सिट की ओर बढ़ रहा है। 2 मुद्दे सामने हैं प्रधानमंत्री के। एक तो एक नई सरकार आए लंबे अरसे के लिए जो कि निगोशिएशन संपूर्ण कर पाए ब्रेक्सिट पर। दूसरा,
आपने देखा कि पीछे जब बाई इलेक्शन हुई तो कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि प्रधानमंत्री टेरेसा मे की पार्टी है, उसने एक बहुत विशेष कामयाबी पाई, जहां पे लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इतनी कामयाबी मिल पाए। तो एक हवा का जो रुख है वो कंजर्वेटिव पार्टी की ओर है और इसका फायदा टेरेसा मे उठाना चाहती है और अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहती है। साथ ही साथ लेबर पार्टी जो है वो तितर बितर हो रही है। उनके जो नेता है जेरेमी कॉर्बिन, उनको अपनी ही पार्टी के सदस्यों से पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये वो समय है जब उनकी कमजोरी का भी फायदा उठाते हुए टेरेसा मे चाहती है कि आम चुनाव बुलाए जाए ताकि कंजर्वेटिव पार्टी की पोजीशन और मजबूत हो। चलिए, तो अब ब्रिटेन में होंगे मध्यावधि चुनाव और ब्रेक्जिट के बाद ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव ब्रिटेन के अंदर। हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और दिलचस्प खबरें। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को झटका दिया है। ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट की नई नीति ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आज उसने अपने वीजा प्रोग्राम को रद्द कर दिया, जिसका इस्तेमाल 95,000 से ज्यादा विदेशी कामगार करते थे। इसमें से ज्यादातर भारतीय हैं, जिनके बाद ब्रिटेन और चीन का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल ने कहा कि स्किल्ड जॉब्स के क्षेत्र में वो ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट की नई नीति अपनाने जा रहे हैं। टर्नबुल का ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में वो भारत के दौरे से लौटे हैं। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए